हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैनेजमेंट के बारे में नोट्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट के बारे में आज हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक्स हैं जो वो बीकॉम में भी आ जाते हैं और साथ साथ में +2 के लिए मेन टॉपिक है ये, तो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। तो दोनों तरीक़ों से आप ले सकते हो ये नोट्स को, आपको अच्छे से मतलब दोनों तरीक़ों में लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं आएगी। और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब दोस्तों, यहाँ पे आज की वीडियो में हम डिस्कस सबसे पहले करेंगे कि मीनिंग, कंसेप्ट मैनेजमेंट का क्या है और इसके फीचर्स क्या है। बेशक दो हैं, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। तो आपके सामने लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो अब ये मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। देखो, एक सिंपल से मैनेजमेंट मतलब आप किसी भी अगर डेली लाइफ में बात करते हो तो क्या कर रहे हो? आप मैनेजमेंट ही तो कर रहे हो हर चीज़ की, कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हो, या ऐसी चीज़ें, राइट? तो सिमिलरली एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे कोई भी ले लो, तो उसमें क्या चाहिए हमें? एक मैनेजमेंट चाहिए। मैनेज मतलब मैनेजर होता है इसे मैनेज करने वाला, मैनेज करने वाला, ठीक है, वो मैनेजर हो गया। अब जो मैनेज किया जाता है वो होती है मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस स्टडीज़ के अंदर या एक बीकॉम के अंदर फंक्शनल मैनेजमेंट के अंदर आप एक सब्जेक्ट ले लो, तो उसमें ये चीज़ क्या है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन विद द एम। मतलब आप बात कर लो कि एक ऐसी प्रोसेस जिससे आप पूरा काम करते तो हो, लेकिन किस पर्पज़ के लिए? ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी जिस का भी वो मैनेजमेंट बना हुआ है उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लिया जाए इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। अब ये होता क्या है एफिशिएंट इफेक्टिव मैनर? ज़रूर पढ़ेंगे, एक बार दूसरी लाइन पढ़ लेते हैं। ये एक ग्रुप एक्टिविटी भी है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी मैनेजमेंट अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज आसानी से नहीं कर सकता। तो नॉट पॉसिबल, राइट? तो अब आते हैं एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस, यानी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। हमने ऊपर पढ़े हैं दो वर्ड, तो उन दोनों में आपके बीच में डिफरेंस क्या है? तो नंबर 1 आता है कि इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द टास्क विद इन टाइम। टास्क को पूरा कर लिया टाइम के बीच में, वो होती है, दैट इज नोन एज इफेक्टिवनेस। मैंने कहा ये मुझे इतने बजे तक चाहिए, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा मुझे कोई लेना देना नहीं है कि उस पर कॉस्ट कितनी लगी, उसके अलावा उसमें रिसोर्सेज कितने लगे, दैट्स नथिंग मैटर्स। आपने सिर्फ टाइम दे दिया, टाइम में कंप्लीट चाहिए, दैट्स इट, इट इज़ कॉल्ड इफेक्टिवनेस। अब आती है एफिशिएंसी के बारे में। तो एफिशिएंसी मतलब क्या है कि भाई काम तो पूरा करना ही है, लेकिन काम के साथ साथ कॉस्ट का भी कम होना ज़रूरी है। यानी जितना टाइम कम लगा के आपने कॉस्ट को भी कम लगाया होगा, यानी जितना आपने काम कंप्लीट किया उसमें सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट जिसमें लगाई होगी वो होती है एफिशिएंसी। यानी मैंने कहा काम तो कंप्लीट तो कर लो यार, करो सही करो, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट्स के साथ, विद मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट मीन्स कॉस्ट को मिनिमम करके। बात आती है नेचर की, और ये होता है एंड रिजल्ट के साथ, और वो होती है दैट इज़ कंप्लीशन ऑफ टास्क विद कॉस्ट बेनिफिट। यानी आप बात कर लीजिए यहाँ पे कि नेचर तो हो गया, वहाँ पे हम देखेंगे सिर्फ टास्क कितना किया, दैट्स इट। उसमें हम देखेंगे कि कॉस्ट भी क्या लगी हुई है साथ में, राइट? अब आते हैं ओरिएंटेड टूवर्ड्स। जो इफेक्टिवनेस है वो ओरिएंटेड हो जाती है स्ट्रेटजी ओरिएंटेड। मीन्स उसमें हम स्ट्रेटजीज करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे आगे करना है, नहीं ऐसे कराएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वहाँ पे काम के बारे में बात की जाती है, ऑपरेशंस, एक्टिविटीज़, कि मैंने ये एक्टिविटी करनी है तो इसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, इसके लिए नहीं, इसमें इतने पैसे लगा के मैं अपनी कॉस्ट को कम कर सकता हूँ, दैट्स नोन एज एफिशिएंसी, राइट? फिर आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट एक ब्रॉडर है इफेक्टिवनेस का। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवनेस मीन्स टाइम में कंप्लीट करना है आपने, उसमें कोई मैटर नहीं कर रहा भाई आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या कॉस्ट चाहिए, नथिंग मैटर्स, राइट? तो उसमें बड़ा ही कंसेप्ट है, जितना मर्जी टाइम ले, मतलब जितना टाइम है आपका खुले आम है, आपको कोई लेना देना नहीं भाई, कॉस्ट लगा के आप डबल कॉस्ट लगा के उसे कंप्लीट करो, आपको काम कंप्लीट करना है टाइम के बीच में, दैट्स अ मस्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ एफिशिएंसी की, तो भाई काम तो चाहिए मुझे, लेकिन बीच में कॉस्ट का कम होना ज़रूरी है। ये नहीं कॉस्ट हाई फाई लगा के आप कह दो कि काम कंप्लीट हो गया, नहीं। टाइम ले लो लेकिन कॉस्ट मिनिमम चाहिए। ये है दैट इज़ नोन एज नैरो कंसेप्ट।
नैरो है, जिसमें आपको ध्यान रख कर ही हर काम को करना होगा। अब आते हैं फोकस क्या है इसका। पहले का फोकस होता है इनपुट और आउटपुट, और दूसरे का फोकस होता है कि जितना काम हुआ है, यानी एक्सटेंड टू विच वर्क इज डन, कौन सा काम डन हो चुका है एंड उसका क्या एंड रिजल्ट मिला है हमें, वहाँ तक देखना, वो है हमारा फोकस इन एफिशिएंसी। लेकिन जब मैं इनपुट और आउटपुट की ओर ही ध्यान दूंगा, यार मैंने कितना लगाया और कितना मुझे मिला, दैट इज नोन एज इफेक्टिवनेस, राइट। तो इतना इजी डिफरेंस है, कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए इसमें। अब हम बात कर लेते हैं द टर्म मैनेजमेंट इज़ यूज इन वेरियस सेंसेस। देखो जी, आपके बेसिक्स में से अब बात कर ली जाए कि मैनेजमेंट कई तरीके का होता है। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, एक मैनेजमेंट एक्टिविटी भी है। क्यों है? एक अदर एक्टिविटी की तरह, जैसे प्लेइंग भी करता है ये, स्टडिंग भी करता है, टीचिंग भी करता है। कैसे? ये दूसरों से काम करवाता है भाई। आप हमेशा बात करोगे कि एक मैनेजमेंट क्या होता है, आपने हर काम किसी से करवाना होता है, किसी तरीके से मैनेज करना होता है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो उसमें, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो। अगर आप कहीं पे डांस एकेडमी हो तो डांस एकेडमी में किस रोल का मैनेजमेंट करोगे, डांस को मैनेज करोगे। अगर आप कहीं पे क्रिकेट क्लब में हो तो क्रिकेट क्लब के मैनेजमेंट में क्या करोगे, आप प्लेइंग देखोगे, प्लेइंग मैनेजमेंट करोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं ये हर एक एक्टिविटी करता है, ये हर एक एक्टिविटी करने के लिए बना हुआ है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज एनी एक्टिविटी लाइक अदर एक्टिविटी, राइट। तो अब बात करते हैं इसके अलावा ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकता है, जैसे इंटरपर्सनल एक्टिविटी, बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट डन थिंग्स विद अदर अ मैनेजर हैज़ टू इंटरेक्ट विद अदर्स। इंटरपर्सनल एक्टिविटी मीन्स मुझे किसी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा भाई। मैंने कहा चलो ठीक है यार, आपसे मैंने काम करवाना है, अब किसी से काम करवाने के लिए उससे बात भी तो करनी पड़ेगी। तो बात करनी है तो क्या होगा वहाँ पे, इंटरपर्सनल एक्टिविटी, पर्सनली इंटरेक्ट करके एक्टिविटी को करना। ठीक है। दूसरा आ गया डिसीजनल। अब देखो जी, कोई भी एक्टिविटी में अगर आप डिसीजंस लेने का काम कर रहे हो, वो बन जाएगी डिसीजनल एक्टिविटी। यानी अगर मैंने कहा कि ठीक है आज मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे सोचने का ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो जब मैं ज़्यादा सोच के कोई ना कोई डिसीजंस ले रहा हूँ और डिसीजंस लेके ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा हूँ, तो वही होती है डिसीजनल एक्टिविटीज़। ठीक है। फिर आता है ग्रुप। अब देखो जी, मैनेजमेंट तो एक बंदे का तो होगा नहीं। अब ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदे काम करते हैं, तो मैनेज करने के लिए भी तो कितने बंदे चाहिए। ठीक है, उसमें सीईओ हो सकता है, डिपार्टमेंट मैनेजर्स हो सकते हैं, सेक्शनल ऑफिसर्स हो सकते हैं, जनरल मैनेजर्स हो सकते हैं। तो सभी का मिला के एक ग्रुप बना होता है, तो बीच में एम्प्लॉयज़ भी होते हैं काम करने वाले। तो सारा मिला के क्या बनता है, ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप एक्टिविटी के बिना ही मैनेजमेंट काम नहीं कर सकता। तो ग्रुप होगा तो उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके हम क्या कर सकते हैं, आगे अपना एफर्ट है जो गोल अचीव है वो ले सकते हैं। आगे आता है गोल ओरिएंटेड। वही बात आ गई, मैंने ऊपर से लिंक कर दिया कि अगर हम अपने डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को लेकर काम कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि वो अपना इकट्ठा एफर्ट्स लगा दें, क्या करने के लिए, एक गोल अचीव करने के लिए, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन का मेनली है पॉइंट। अब किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, तो वहाँ पे मैनेजमेंट क्या करेगा, वहाँ पे सर्विसेज देने के लिए इकट्ठा हो जाएगा। अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, तो वहाँ पे मैनेजमेंट क्या करेगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए खड़ा हो जाएगा। यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स किसके लिए काम करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ठीक है, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। अब ग्रुप की बात ऊपर तो की गई थी, वो ग्रुप एक्टिविटी था, यहाँ पे एज अ ग्रुप है, वही बात है, बस वही बात है। उसमें एक छोटा सा पॉइंट था, तो यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है। तो क्या कहा गया है ग्रुप के रिगार्डिंग, कि इसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर काम करेंगे। पहली बात तो ये हो गया। ग्रुप किन किन का हो सकता है, इट विल बी ऑफ सीईओ, इट विल बी ऑफ डिपार्टमेंट मैनेजर्स, ठीक है, सुपरवाइजर्स का हो सकता है। तो इसमें मतलब ग्रुप में ये सारे मेंबर्स हो सकते हैं एक साथ, ये कहा गया है। और जब इतना मिलाकर हम काम करवाते हैं, किसी ना किसी को मिलकर काम करवाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैंने कहा चलो एक सीईओ रख लेते हैं, एक जनरल मैनेजर रख लेते हैं, 2-3 एम्प्लॉयज़ रख लेते हैं, सेक्शनल ऑफिसर्स रख लेते हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ मिलाकर क्या बनेगी, ग्रुप एफर्ट्स बनेंगे, यानी एज अ ग्रुप मैनेजमेंट एक्टिविटी हो जाएगी, राइट। तो वो सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, कंबाइंड एफर्ट्स सबके लगा के क्या किया जा रहा है, गोल्स को अचीव किया जा रहा है। और नीचे देखिए आपके सामने लिखा है, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप में बी लुक्ड अपॉन टू थिंग्स, ओनली मैनेजर टेकन टुगेदर। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे हम मैनेजर्स को एक साथ ले लेते हैं, और सेकंड यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो 3 तरीके के माने गए हैं। एक है फैमिली मैनेजर,
अब फैमिली मैनेजर मतलब फैमिली के रिगार्डिंग या किसी रिलेटिव्स के रिगार्डिंग कोई बना हुआ मैनेजर होगा, ठीक है। यानी जिसके पास कोई ना कोई, मतलब मैंने कहा कि चलो आज मैं मैनेजर हूँ, कल मेरा बेटा हो जाएगा, उसके बाद ये मतलब मेरे रिलेटिव्स के बाद में मतलब मैनेजर सारे वहीं के वहीं चल रहे हैं। रिलेटिव्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स में से कोई निकल आया, दैट इज़ कॉल्ड फैमिली मैनेजर। अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, दैट इज़ प्रोफेशनल, वो अपनी डिग्री के हिसाब से आएगा। यानी मैंने कहा नहीं मुझे इस डिग्री का मैनेजर चाहिए, दैट इज़ नोन एज प्रोफेशनल मैनेजर, राइट। अब आते हैं सिविल सर्वेंट, तो उसमें क्या आ गया, हु मैनेज पब्लिक अंडरटेकिंग्स। जितने भी मैनेज कर रहे हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स को, वो सारे मैनेजर्स किस में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, सिविल सर्वेंट्स उनको कहा जाता है। पॉइंट। अब आते हैं मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। भाई अब डिसिप्लिन आपको भी पता है क्या होता है, एक ऐसी प्रैक्टिस हो गई जहाँ पे आपने सारा सारा काम बहुत शांति और सारा सही करना होता है, राइट। तो मैनेजमेंट भी तो वही चीज़ है। मैनेजमेंट क्या है, एज अ मैनेजमेंट यानी एज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट रेफर्स टू अ बॉडी ऑफ नॉलेज, अ फील्ड ऑफ स्टडी, अ प्रैक्टिस। एक स्टडी करने का तरीका है, एक नॉलेज लेने का तरीका है, एक काम करने का तरीका है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो मिलकर करते हैं। कौन कौन से मैनेजमेंट आ जाते हैं, जैसे कि फंक्शनल, प्रोडक्शन, परचेज, ये सारे मिलकर आपस में क्या कर रहे हैं, डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। अच्छा जी, अब प्रोसेस की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं तो प्रोसेस में आपको ध्यान रखना होगा कि जितने भी इसके फंक्शंस आएंगे ना आगे, इसके 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। यानी इन्होंने क्या काम करना है और वो पांचों को मिला के ही आप क्या करते हो, एक प्रोसेस बना देते हो, उसे कहते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट क्या कर रहा है, यानी ध्यान से समझिए, मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डस। मैनेजर क्या कर रहा है, वो होता है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। यानी अगर मैंने कहा वो प्लानिंग कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, यानी ये इसके फंक्शंस आएंगे आगे, जो मैंने लिखे भी हुए हैं लास्ट लाइन के बीच में, देख सकते हो। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। ये पांचों को मिला के अगर वो काम कर रहा है तो ये सारी एक प्रोसेस है जो एज अ मैनेजमेंट के अंदर वो काम कर रहा है, राइट। तो मैनेजर ये सारे फंक्शंस जब करना शुरू कर देगा तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको ही मैनेजमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डस। यही इसका एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डस, एक्सप्लेन इट। तो आप कहोगे इट इज़ अ मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, बिकॉज आपने जो मैनेजर है वो सारे ये फंक्शंस करता है और फंक्शंस एक प्रोसेस की तरह काम करते हैं, कॉन्टीन्यूसली काम करते हैं, जिसकी वजह से ये एक प्रोसेस के वे में सारा काम किया जाता है। पॉइंट। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे दिए गई कुछ प्रोसेसेस हैं जो हम डिटेल में आगे फीचर्स में करेंगे, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सोशल है, कॉन्टीन्यूस है, ये सारी बातें हम डिफरेंट, वो नीचे फीचर्स आएंगे उसमें करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो नीचे ना डेफिनेशंस हैं, उनको कई कंसेप्ट के बीच में बांट दिया गया। उन्होंने मैनेजमेंट को एक पुराने नियम, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट में बांटा जिसमें डेफिनेशंस अलग अलग आ गई हैं। आपने सिर्फ कंसेप्ट को जानना है, कंसेप्ट क्या कहता है, डेफिनेशंस कोई भी कर लीजिए। पॉइंट। अच्छा जी, अब बात करते हैं ट्रेडिशनल की, तो उसके आगे लिखा हुआ है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट अबाउट द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो आप कहोगे इट इज़ अ मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस ऊपर अभी बढ़ा हमने, तो कोई मुश्किल नहीं आएगी ना। चलो जी, अब हम बात करते हैं नीचे, नीचे आ जाता है प्रोडक्टिव कंसेप्ट। तो प्रोडक्टिव के बाद जब हम कर लेते हैं तो वहाँ पे बात आती है प्रोडक्शंस को बढ़ाने की। तो जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करते हैं तो वहाँ पे नीचे एक बोल्ड लाइन में आपको लिखा होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ सोल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे सिर्फ हमने प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करना है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। कोई प्रॉफिट लेना देना नहीं है, कोई सर्विसेज देना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो ये होता है हमारा प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट। तीसरा आ गया हमारे पास ह्यूमन रिलेशन कंसेप्ट, जिसमें हम पीपल से काम करवाने की कोशिश में होते हैं कि चलो यार दूसरों से काम करवाते हैं। तो दूसरों से काम करवाने का ही क्या है, एक ह्यूमन कंसेप्ट है, ह्यूमन रिलेशन कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके का, आपको कह लीजिए एक तीसरी डेफिनेशन है जिसके जो किसके अंदर आ रही है, ह्यूमन रिलेशंस के रिगार्डिंग आ रही है। अब देखिए, अब फोर्थ आ जाती है डिसीजन मेकिंग। जब हम मैनेजमेंट के अंदर डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं तो वो कंसेप्ट क्या कहलाता है,
सिर्फ डिसीजंस और लीडरशिप के बारे में। मैंने कहा ये डिसीजन लो, चलो इनको गाइड करो, ये डिसीजन लो, चलो ले जाओ इनको, ये डिसीजन ले, चलो ये लीडरशिप करते हैं। तो वो क्या है, सारा का सारा कंसेप्ट डिसीजंस और लीडरशिप कंसेप्ट कहलाता है। आप 2 डेफिनेशंस पढ़ सकते हो, उसमें सारी चीज़ें डिफाइन कर दी गई हैं। अब देखिए जो लास्ट कंसेप्ट तो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसे हम इंटीग्रेशन और मॉडर्न कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो उसके आगे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये मॉडर्न कंसेप्ट है भाई, जिसमें हम सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके चलेंगे और ह्यूमन रिसोर्स को साथ में मिलाकर चलेंगे, यानी सारी की सारी चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया जाता है इसके बीच में। पॉइंट। तो चलो जी, अब हम आगे बढ़ लेते हैं थोड़े से। इसका जो हमारा लास्ट हम आज करेंगे टॉपिक वो होते हैं करेक्टरिस्टिक्स के बीच में। तो करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कह लीजिए, नेचर नहीं है। अदरवाइज नेचर आप कह सकते थे कि नेचर आया तो फीचर्स लिख दो, नहीं, नेचर का अलग से एक टॉपिक है बीच में। तो अलग से ऐसे नेचर आएगा तो अलग से ही टॉपिक करना है। फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स में अगर कुछ भी चीज़ें पूछी गई तो आपने यही लिखने हैं। नंबर 1 है गोल ओरिएंटेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वाई इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आप एक एक पॉइंट को समझ के कीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना मैनेजमेंट होता है। तो जैसा जैसा ऑर्गेनाइजेशन वो अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट बनाता है। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एक गोल को अचीव करने के लिए ही सारे एफर्ट्स को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की कोशिश करता है। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल को एक और नाम से कहा जाता है परवेजिव। ठीक है, यानी जो फैला हुआ है हर जगह। अच्छा जी, अब ऑर्गेनाइजेशन तो हर जगह है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, बिजनेस कोई है, कोई भी बिजनेस ले लो, तो कोई ना कोई जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे सब में क्या है, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। चाहे मैनेजमेंट नॉन प्रॉफिट मेकिंग का है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का है, कोई भी बिजनेस ले लो। तो इसके अलावा जो मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट भी है, वो लो लेवल भी है, मीडियम लेवल भी है। हर यूनिवर्स में फैला हुआ, मतलब हर जगह फैला हुआ है, वो होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। अब कॉन्टिन्यूस की बात कर लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूस की बात जब हम करेंगे तो कॉन्टिन्यूस क्या है, लगातार काम करना। तो मैनेजर क्या करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो इसके पांच फंक्शंस हैं ना, उनको बार बार करता है। हर काम को करने के लिए वो बार बार करता है। तो दैट इज़ नोन एज क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बात लग गई समझ। तो चलो जी, अब हम आते हैं ग्रुप। ये मैं नहीं समझाने वाला, अब नहीं समझाऊंगा। मेरे ख्याल से ग्रुप के बारे में मैंने ऑलरेडी ऊपर बहुत बार समझा दिया, ध्यान से सुना होगा तो मेरे ख्याल से इसमें भी समझ आ गया होगा। चलो जी, अब करते हैं सोशल प्रोसेस के ऊपर। तो सोशल प्रोसेस क्यों कहा जाता है मैनेजमेंट को, ये क्यों फीचर माना गया है इसका, क्योंकि हम भाई दूसरों से डील करते हैं। सोशली मतलब दूसरों से डील करना। तो मैनेजमेंट जब भी क्या करता है, दूसरों से डील करने करके काम करवाता है। इंटरपर्सनल एक्टिविटी याद है, क्या करते थे हम, दूसरों से इंटरेक्ट करके काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से वो क्या है, एक सोशल एक्टिविटी भी कहलाया गया है कि वो दूसरों से काम करवाता है, डील करके उनसे काम करवाता है, ताकि उनके जितने भी एफर्ट्स हैं उनको डायरेक्ट मोटिवेट करके आपस में क्या कर लिया जाए, गोल्स को अचीव कर लिया जाए। राइट। अब आते हैं डायनामिक फंक्शंस के बारे में। डायनामिक फंक्शन क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। कि क्या मैनेजमेंट एक फ्लेक्सिबल फंक्शन है, चेंजेस वाला फंक्शन है, बिल्कुल है। यानी अगर जब कभी ऑर्गेनाइजेशन में के बीच में कोई इन्वायरमेंट चेंज हो गया, मैंने कहा ये पॉलिसी नहीं आ गई, तो मैनेजमेंट उसे क्या करता है, एक्सेप्ट करके ही सारी चीज़ों को आगे बढ़ाता है। अब आप किसी स्कूल में स्कूल में देखोगे तो कोई मतलब आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल में कोई पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया, तो वहाँ पे क्या मैनेजमेंट उन्हीं पॉलिसीज़ को नहीं मानता, ऐसा तो नहीं होता। उसी समय वो मैनेजमेंट उस चीज़ों को मानकर नई चीज़ें बना देता है, यानी आगे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट कर देता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है जो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, बदल जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं बोथ आर्ट एंड साइंस। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस है, तो बिल्कुल है, दोनों लाइनें पढ़ लीजिए। साइंस क्यों है, क्योंकि इसमें सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जिनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशंस हैं, यानी मैनेजमेंट के आपने प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, अगले चैप्टर आएगा एक। ठीक है। तो इसी तरीके से साइंस के अपने प्रिंसिपल्स हैं, तो दोनों मिलाकर क्या बन गए, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, तो इसलिए ये साइंस है। आर्ट क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि जब भी रिजल्ट्स की बात आती है तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और स्किल्स की बात करते हो, तो आर्ट में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैनेजमेंट भी तो यही चीज़ों से चलता है, मैनेजमेंट भी तो आर्ट मतलब आर्ट से चलता है, यानी स्किल्स के चलता है मैनेजर्स की। तो इसी तरीके से ये आर्ट भी कहलाया गया है।
पॉइंट। चलो अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो एक लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ इंटेंजिबल। क्या मैनेजमेंट इंटेंजिबल है? आप मैनेजमेंट को देख सकते हो? पहले मुझे ये बताओ भाई। आप तो कहोगे कि यार ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनको तो देख भी सकते हैं, कर भी, मतलब भाई नहीं, ये नहीं समझना। आप मैनेजमेंट को देख सकते हो कि मैंने क्या मैनेज किया। क्या मैनेज का मतलब समझो, कैसे मैनेज किया। अब मैंने कहा ये देखो, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब वो काम हो गया है, उसके बाद ही तो पता लगता है क्या हुआ। लेकिन जब वो मैनेज हो रहा होता है, क्या आपको पता चलता है कुछ चीज़ें? भाई नहीं पता चलता। तो वहाँ पे वो चीज़ सिर्फ फ़ील की जा सकती है कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसे कर सकते हो, नहीं ऐसे नहीं हो वैसे हो सकता है। तो फ़ील हो रहा है भाई आपको, कहीं दिख नहीं रहा। तो इसलिए ये इनटेंजिबल फोर्स है जो आपसे काम इंटेंजिबली करा रही है, लेकिन टेंजिबली नहीं। तो दिखने वाली चीज़ नहीं है, ये ना दिखने वाली चीज़ है। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दोस्तों फीचर्स, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। और बीच में आपके नोट्स हो गए, तो नोट्स साथ साथ में प्रिपेयर कर लीजिए। नहीं आपने करने हैं तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल जाइए, ओपन कीजिए, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आ गई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।